वरना हम अपने जब रॉ में आते हैं हमारी बल्लेबाजी खुलती है। नहीं, थैंक यू मैं सर। भी एंजॉय कर रहा सर आपकी क्लास। अभी तो हम सर अपनी अपनी सर हम गति ले रहे थे, अभी तो हम अपनी बल्लेबाजी हिट कर रहे थे। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास रही सर आपकी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत क्लास के लिए। थैंक जी यू सर, थैंक यू। जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं गुड आप इवनिंग सब? सर। हाउ आर ऑल ऑफ यू? सर बढ़िया सर। चलिए, बढ़िया रहना चाहिए जी। तो अब देखिए, आप 2023 में भी एंटर हो चुके हैं और 2023 में 12 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। किस किस का एग्ज़ाम है भाई 12 फरवरी को? सर हमारा भी है सदफ। सदप, बहुत अच्छे। और किसी का नहीं है? दो ही लोगों का है बस? संदीप और हाँ जी। चलिए, लगे रहिए, आप मेहनत से लगे रहिए, है ना, पूरी जान झोंक दीजिए। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज़ ब्रेक हो रही है जी। सभी को दिक्कत आ रही है या किसी एक को दिक्कत आ रही है भाई? यस सर, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। क्लियर नहीं हो रही है। यस सर। एक मिनट। जी, हेलो। यस सर। अब सही है सर। यस सर। आप ठीक है जी? चलिए, क्लास शुरू करते हैं आज की। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 307 शुरू किए थे। मैं 307 से ही शुरू करता हूँ आज की क्लास, ठीक है ना? तो 307 को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और 307, कल कुछ लोग डाउटफुल थे 307 के विषय में, तो मैं दोबारा इसलिए 307 को रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार आप फिर समझ लीजिए ढंग से। देखिए, 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर की। और मर्डर की परिभाषा हमने किस धारा में पढ़ी आईपीसी की? कौन बताएगा? सेक्शन 300। हाँ, सेक्शन 300 में हमें मर्डर बताया गया। और 300 ने हमें ये बताया बेसिकली कि आपराधिक मानव वध ही जो है वो हत्या है, जो कि एतस्मिन पश्चात अपवादों के अंतर्गत ना आता हो। ऐसी शुरुआत है ना 300 की। तो अब देखते हैं 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कह रहा है, whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as is herebefore mentioned. देखिए, हत्या करने का प्रयत्न बताता है 307, ठीक है भाई? तो ये कह रहा है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता, ये महत्वपूर्ण है बात समझने वाली 307 में, कि ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए
तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा कि एतस्मिन पूर्व वर्णित है। एतस्मिन पूर्व वर्णित है से क्या समझ रहे हैं भैया आप? सदप, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज जी, हेलो हेलो, सर आवाज नहीं। हेलो, जी सर। हाँ, आवाज़ में दिक्कत कुछ आ रही है। नेटवर्क भी चेंज मैंने कर दिया है, उसके बावजूद भी कुछ आवाज़ ठीक नहीं आ रही क्या? सर पहले आवाज चली गई थी आपकी। अब अभी ठीक आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके ओके ओके, चलिए। तो देखिए, जो लास्ट लाइन 307 के पहले पैराग्राफ की है, इसमें कहा गया है कि या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है। तो ये एतस्मिन पूर्व क्या है इसमें? सर फिर से चली गई आवाज। भूल गई आपकी आवाज। आवाज के साथ दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए? जी, हेलो 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 हेलो, अभी भी कैसी आवाज आ रही है भैया? हेलो, यस सर, ब्रेक हो रही है अभी भी। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी, क्या सीन है आवाज का भाई? सर अभी तो आ रही है। यस सर, ठीक है अब तो। अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू है शायद मेरी साइड पे ना। मैं दोनों नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई पे भी डाल के देख रहा हूँ और अपना मोबाइल नेटवर्क भी यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों ही अवस्थाओं में कभी आवाज़ आ जाती है, कभी फिर भाग जाती है। तो अभी कंडीशन कैसी है आवाज़ की? सर अभी तो ठीक आ रही है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं जी। तो 307 में जो एतस्मिन पूर्व वर्ड पे मैं डिस्कस कर रहा था कि ये जो एतस्मिन पूर्व वर्ड आया है, ये किस बारे में बात कर रहा है? जी, ये जो 300 में दंड है, हाँ, धारा 300 में जो दंड है उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, धारा 300 में तो कोई दंड ही नहीं है। धारा 300 तो केवल परिभाषित करने वाली धारा है। 302 में 302 में है। 302 नहीं, देखिए, एक्चुअली एतस्मिन पूर्व जो शब्द आया हुआ है 307 की लास्ट लाइन में, ये एक्चुअली जो 307 में ही एक पहले दंड बताया ना, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, ये इससे कनेक्ट करो आप इसे। सर, ओके। हाँ, वहां मत जाओ 302 में। यहाँ दो अवस्थाएं बता दी इसने। 10 वर्ष तक की सजा तो वहां इसने बता दी कि जहां उपैती ना हो, यानी कि नॉन इंजरी केस में 10 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। यदि आप किसी की जान लेने की नीयत से, हत्या करने के आशय से उस पर हमला करोगे और वो बच जाएगा, तभी तो 307 लगेगी। मरने की अवस्था में तो 302 ही लग जाएगी। तो यहाँ ये बता रहा है कि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो एक दंड तो ये आ गया 10 वर्ष वाला।
ये तो नॉन इंजरी केस में है जिसमें इंजरी नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर अगली लाइन में कह रहा है ये और जुर्माने से भी दंड होगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपैति कारित हो जाए। इज दैट क्लियर? आवाज ठीक आ रही है अब? जी यस सर। हाँ, तो उपैति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है। तो ये एतस्मिन पूर्व वाली जो समस्या थी ये क्लियर हुई कुछ? हाँ यस सर। हाँ, तो वो जो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान पहली अवस्था में दिया हुआ है ना, नॉन इंजरी वाली अवस्था में, अगर इंजरी किसी को हो जाती है तो कोर्ट के पास फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो वो उसको यहाँ ले आए आजीवन कारावास वाले, वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट पे। एक इंजरी तो ये हुई कि भाई इंजरी हुई लेकिन बहुत ज़्यादा फैटल नहीं हुई, वो आराम से बच गया बंदा, ठीक है। और दूसरी इंजरी ऐसी हुई कि वो बड़ी फैटल इंजरी थी, वो बस बिल्कुल ऊपर वाले के दर्शन होकर के ही वापस आया है, ठीक। इज दैट क्लियर? यस सर। 307 का जो की गंभीरता देखेंगे है जी, सर, उपहति की गंभीरता हाँ, यस यस यस, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 307 का जो सेकंड पार्ट है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, ये मैंने कल आपको समझाई दिया था, ये भी मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब से हिट है। अब चूंकि वो धारा जो वहाँ थी 303, तो 303 से रिलेटेड ही ये 307 का हिस्सा था, ठीक है ना। जो 307 का पहला हिस्सा है वो 302 से रिलेटेड मानिए आप, और जो सेकंड पार्ट है वो 303 से रिलेटेड मानिए आप, ठीक है। तो चूंकि 303 को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है, तो वैसी अवस्था में ये हिस्सा भी एप्लीकेबल अब नहीं है, ठीक है भाई। अब इसके इलिस्ट्रेशन देखते हैं 307 के। इलिस्ट्रेशन से ये धारा आपको क्लियर हो जाएगी। A shoots at Z with intention to kill him under such circumstances that if death ensued, I would be guilty of murder. A is liable to punishment under this section. यह का वध करने के आशय से कै उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो कै हत्या का दोषी होता। कै इस धारा के अधीन दंडनीय है, ठीक है भाई। पहला इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ जी। इलस्ट्रेशन बी कह रहा है ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स एक्सपोजेज इट इन अ डेजर्ट प्लेस। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इंस्यू। कै कोमल वयस्क के एक शिशु को मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। आरक्षित, यहाँ आरक्षित और आरक्षित दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको आप मिक्स मत कर दीजिएगा। यह आरक्षित और एक शब्द होता है आरक्षित, ठीक है। आरक्षित तो आप समझते हैं रिजर्वेशन वाला मामला है, जो आरक्षित आरक्षण, ये है आरक्षित। इज दैट क्लियर? यस सर। जी। कै ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। भाई अगर मृत्यु हो ही जाएगी तो फिर तो वो 302 में ही चला जाएगा। उसको ऐसे स्थान पर बालक को छोड़ दिया है कि वो आरक्षित है। आरक्षित का मतलब जिसकी कोई रक्षा उपलब्ध ना हो। तो वैसी अवस्था में वैसा व्यक्ति जो कि उस बालक को, कोमल वयस बालक को ऐसे स्थान पर आरक्षित छोड़ेगा तो उस पर भी 307 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सी देख लीजिए, ये कह रहा है ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाइज ए गन एंड लोड्स इट। ए हैज नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस।
A fires the gun at Z, he has committed the offense defined in this section, and if by such firing he wounds Z, he is liable to punishment provided in the later part of the first paragraph of this section. ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसको आप समझिए। सी वाला जो बात है, ये कह रहा है ये कि हत्या का आशय रखते हुए के एक बंदूक खरीदता है। ठीक है, बंदूक खरीदी, बंदूक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बंदूक खरीद सकते हैं। उसके बाद उसको भरता भी है, यानी कि लोड करता है। यहां तक कै ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। आपने बंदूक खरीदी, लोड कर ली, तो यहां तक आपका कोई भी अपराध नहीं है। यह पर कै बंदूक चलाता है। अब जैसे ही उसने यह पर बंदूक चलाई, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध कर दिया। और आगे समझिए, और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह यह को घायल कर देता है, तो दोनों ऑप्शन आ गए। पहली अवस्था तो यह है कि गोली चलाई लेकिन गोली लगी नहीं, दाएं बाएं से निकल गई, तो वहां तो वो 307 का जो पहला पैराग्राफ है उसके जो पहले आधे हिस्से वाली बात है वहां तक सजा का मापमान रहेगा। लेकिन यदि वह यह को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरे के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। पिछले भाग में क्या दंड पड़ा था हमने भाई? 307 के पहला पैरा के पिछले भाग में, हाँ, 10 वर्ष तक हो सकेगी। 10 साल तक आजीवन कारावास भी तो है वहां पिछले भाग में। जी सर, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। हाँ, इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन सी इज क्लियर टू यू? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस सर। डी कह रहा है ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय पॉइजन परचेजेस पॉइजन एंड मिक्स द सेम विद फूड which remains in A's keeping. A has not yet committed the offense in this section. A places the food on Z's table or delivers it to Z's servant to place it on Z's table. A has committed the offense defined in this section. विष द्वारा यह की हत्या करने का आशय रखते हुए कै विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो कै के अपने पास रहता है। ठीक है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया। भाई, आपने भोजन के लिए विष खरीदा और उसमें मिक्स करके अभी भोजन आप ही के कब्जे में है, तो आपने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है। कै उस भोजन को यह की मेज पर रखता है या उसको यह की मेज पर रखने के लिए यह के सेवकों को प्रदत्त करता है। तो जैसे ही आपने या तो स्वयं उसकी टेबल पे रख दिया हो या उसके किसी नौकर को दे दिया हो सर्व करने के लिए कि आप जाइए सर्व कर दीजिए, तो वैसे ही आपने इस धारा के अंतर्गत आने वाला अपराध कर दिया। इज दैट क्लियर? चाहे वो खाए या ना खाए ऑफेंस बन गया सर है। हाँ, अगर वो ना खाए तो 307 के पहले वाले पैराग्राफ में जाएगा आधे हिस्से में, और अगर उसने खा के उसको गड़बड़ हो गई, इंजरी हो गई, फिर वो सेकंड वाले हिस्से में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई, जैसे ही कोई जहर भरा खाना खाएगा तो उसकी बॉडी इंजरी होगी नहीं होगी? बॉडी में इंटरनल इंजरी होगी ना उसको। जहर उसको अंदर उसकी अंतड़ियाँ, उसका जो आमाशय वगैरह है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। तो वैसी अवस्था में यदि वो मर जाता है तो 302 में जाएगा, और वो अगर बच जाता है तो 307 का जो सेकंड वाला हिस्सा है, पहले पैराग्राफ का सेकंड वाला हिस्सा है, वो वहाँ से दंडित होगा। और यदि वो भोजन करता ही नहीं है, भोजन करने से पहले ही ये बात खुल जाती है कि भोजन में विष मिलाकर दिया गया है, तो वैसी अवस्था में वो 307 के पहले पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में कवर होगा। इज दैट क्लियर भाई? एक केस लो आप लोग नोट कर लीजिए, ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट AIR 1967।
ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, इसमें क्या किया था, एक पति और उसकी माता ने उसकी पत्नी से दुर्व्यवहार किया और भूखा रखा। ठीक है, क्योंकि वो पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी। अब जब भूखा आप किसी व्यक्ति को रखोगे तो उसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाएगा, और साथ में उसके साथ मारपीट भी करते थे और उसको किसी से मिलने जुलने भी नहीं देते थे। तो वैसी अवस्था में जब वो ज़्यादा बीमार हो गई तो उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, तो डॉक्टर को उसने सारी बातें बता दी कि जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो पति था और उसकी जो माँ थी वो 307 के अंतर्गत उनको दंडनीय माना गया था, चूँकि वो भूखा रखकर उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। भाई मारने का एक तरीका ये भी तो है कि आप उसको भोजन देना ही किसी को बंद कर दो। तो जब भोजन नहीं दोगे तो भोजन की कमी से भी तो व्यक्ति एक लिमिट तक ही तो भूखा रह पाएगा कोई। इज दैट क्लियर? जी, अब अगला जो सेक्शन है 308, ये बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड हमने 299 में पढ़ा है, और जो कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करेगा वो जाएगा 308 में। Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. If hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. ठीक है भाई, तो 308 कह रहा है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा व्यक्ति को उपैती हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जैसे 307 में 2 अवस्थाएं थी दंड की, यहाँ भी 2 अवस्थाएं हैं दंड की। एक अवस्था तो वही है कि नॉन इंजरी वाला मामला आ गया, इंजरी नहीं हुई, और दूसरी अवस्था ये है कि इंजरी हो गई। तो दोनों में सजा का अंतर कितना है, पहले वाले में 3 वर्ष और दूसरे वाले में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसका इलस्ट्रेशन आप समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ये कह रहा है ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन fires a pistol at Z under such circumstances that if he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder. A has committed the offence defined in this section. कै गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में यह पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। भाई चूंकि इलस्ट्रेशन की शुरू की लाइन ने बता दिया कि गंभीर और अचानक प्रकोपन पर आप वो व्यक्ति जो है फायर कर रहा है किसी व्यक्ति पर, तो फायर कर रहा है तो फायर अगर उसे लग जाती, वो मर जाता, तो उसका मामला कहाँ जाता भाई? 300 का एक्सेप्शन 1 का लाभ मिलता तो ये आपराधिक मानववध होता, क्योंकि ये गंभीर और अचानक प्रकोपन था। बहुत तो अच्छे। एक्सेप्शन 1 है हत्या। एक्सेप्शन 1 जो 300 का है उसमें आ जाता और ये रिवर्ट हो जाता 299 में, तो
ऐसी अवस्था में अब वो मरा तो है नहीं, मरा नहीं तो उस पर 307 ना लग के 308 बुक होगा उस पर। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? जी, यस सर। अब आ जाइए अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड, आत्महत्या करने का प्रयत्न। ये धारा जो है जी, ये 309 जो धारा है ये बड़ी कमाल की धारा है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मुझे Yes, sir. सुन पा रहे हो भाई? हाँ सर हाँ, बीच में कनेक्शन फेल हो गया था ना मेरा, तो मुझे लगा अभी कि आवाज चली गई थी, अभी आ रही है। हाँ, बीच में कनेक्शन फेल हो गया था। देखिए 309 जो धारा है वो ऐसी धारा है कि इसमें यदि अपराध अपरिपूर्ण मतलब पूर्ण ना हो तभी ये दंडनीय है, और पूर्ण हो गया तो राम नाम सत्य है। ठीक है, क्योंकि ये बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड की, और सुइसाइड का मतलब है अपनी हत्या, यानी कि स्वयं की हत्या, यानी कि आत्महत्या। ठीक है, अब आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यदि बच जाए तभी तो 309 लगाओगे उस पर। यदि वो आत्महत्या के प्रयास में सफल ही हो गया, उसका प्रयत्न जो है वो सफलता को प्राप्त हो गया, तो तब 309 थोड़े ही पिक्चर में आ जाएगी। तो ये एक ऐसा अपराध है जो अपरिपूर्ण रहे तब ही बनता है, यदि पूर्ण हो जाए तो 309 का मतलब ही नहीं बचता। ये कह रहा है whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये कह रहा है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के लिए करने के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए 309 में जो प्रावधान है सजा का वो सादे कारावास का है। ठीक है, इसमें सश्रम कारावास की सजा नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को जो आत्महत्या का प्रयत्न करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी, देखिए ये जो धारा है 309 की जो धारा है ये भी जैसे 303 धारा मैंने बताई आपको, ये भी कुछ दिनों तक के लिए सस्पेंड रही थी धारा। इज दैट क्लियर? जी, जी सर। हाँ, एक्चुअली एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसका साइटेशन है। एक्चुअल उसकी डेट मैं आपको नोट ग्रुप पे भेज दूंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को जो है वो नगर निगम की दुकान का आवंटन का कुछ मामला था, और उस आवंटन के मामले में उसे दुकान आवंटित नहीं हो पाई, तो उसने उसका विरोध करने के लिए कहा कि भाई मेरा जो रोजी रोटी का साधन ही नहीं हो पा रहा, तो मेरे पास जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि दुकान मिल जाती तो मैं उसमें दुकान कर लेता, मेरा जीवन यापन चल जाता। उसने वहीं नगर निगम के सामने जो है उसने अपने ऊपर तेल डाला और अपना आत्महत्या का प्रयास किया। तो आत्महत्या का जो प्रयास किया तो आत्महत्या वो 309 में बुक कर लिया पुलिस ने, उसके ऊपर 309 लगाई। तो उसका कहना ये था कि भाई जो जीने का अधिकार है, उस जीने का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का? 21 आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार है ना, है जी 21 में सर, 21 में 21 में। हाँ,
तो उसने उस बंदे ने ये बात उठाई कि ये जो 309 है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मेरा जीवन है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ जीऊँ, मैं चाहूँ ना जीऊँ। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था और उसकी बात को कोर्ट ने मान लिया था कि भाई ठीक है, हमें किसी के जीवन में दखल करने का क्या राइट है, उसका जीवन है, वो चाहे मरे चाहे जिए, भाड़ में जाए हमारी तरफ से। तो उन्होंने 309 को सस्पेंड कर दिया था। तो 309 लगभग वो 94 का केस था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, श्रीपति दूबल महाराष्ट्र राज्य वाला। तो 2 साल तक ये धारा सस्पेंडेड रही, लेकिन फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस आया, ये आया 1996 में। ज्ञान कौर वाले पंजाब जो केस था, ज्ञान कौर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया अपने पिछले निर्णय को। ठीक है ना, अपने निर्णय पलटने का अधिकार इस देश में केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है भैया, और कोई कोर्ट अपने निर्णय नहीं बदल सकती। आप कल जज बन जाओगे, आप सिविल जज बनोगे, जेएम बनोगे, तो आपने एक बार जो निर्णय कर दिया और उस पर आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो उस पर आप केवल और केवल लिपिकीय त्रुटि या कोई अंकगणित त्रुटि अगर हो गई हो तो उसके सुधार के अलावा आप अपने निर्णय को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि सर जीने के अधिकार में आत्महत्या करने का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन वो उस केस में मान लिया था ना, उस केस में मानते हुए 309 को सस्पेंड कर दिया था। फिर ज्ञान कौर वाला जो केस आया, सर ये जो ज्ञान, हाँ जी, ज्ञान कौर वाले केस में ज्ञान कौर वाले केस में जो है, इसमें ही बताया है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जीने के अधिकार में आत्महत्या करने का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ वही तो असंवैधानिक माना है फिर आत्महत्या करना। हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ, वही मैं ज्ञान कौर पे लेके आ रहा हूँ आपको। ज्ञान कौर वाले में ही तो अपना पुराना निर्णय पलटा उन्होंने, जो श्रीपति दूबल में ये कह दिया था कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जीवन, जो चाहे करो। तो 2 साल तक जो है आत्महत्या करने पर कोई पुलिस को राइट नहीं था, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था 309 को, जैसे 303 की हुई ना मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में। तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य तो अभी इंटैक्ट चल रहा है। अगर किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का माथा फिरा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये 303 होनी चाहिए, जो आदमी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और फिर मर्डर कर रहा है, तो वो तो एक विशेष वर्ग बन रहा है, अलग से है, कोई बात नहीं है, तो उसको जब चाहे वो दोबारा फिर बहाल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो ना? ये जो 309 है इसको सस्पेंड किया गया 1994 में, और फिर 1996 में जब ये बहुत सारे मामले बढ़ने लगे, सब जो है, जो थोड़ा बहुत भय रहता है आत्महत्या करने वाले के मन के अंदर, वो सारे भय निकल गए। बोले भाई अब तो मौज से आत्महत्या करो, कोई कानूनी कार्रवाई तो होने की नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा ज्ञान कौर पंजाब राज्य में, तो उसमें कह दिया कि आर्टिकल 21 में जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, और जो 309 है उसको जब हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था उसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, तो 309 सस्पेंड रही और फिर उसको बहाल किया गया 1996 में। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। हाँ भानु जी बताइए। सर गुड इवनिंग। मैं पूछना चाह रहा था, अरुणा सानवक का जो केस था, हाँ उसमें शायद पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरुणा शानबाग वाले केस में पहले तो मना ही कर दिया था, फिर दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अलाउ किया उसकी हालत को देखते हुए। ठीक है ना, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था, एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं। आज भी एक्टिव यूथनेशिया हमारे यहाँ अलाउ नहीं है इंडिया में। यूथनेशिया वर्ड तो आप जानते होंगे सभी। तो मैं नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। यूथनेशिया का मतलब होता है मर्सी डेथ, दया मृत्यु। ठीक है ना? सर ये मतलब किस तरह के उसमें दी जाएगी? ये एक्चुअली जब किसी व्यक्ति का जीवन इतना कष्टदायक हो गया हो और उसके जीने के सभी रास्ते बंद हो चुके हों,
तो उसको मतलब कि कुछ देशों में ये प्रोवाइडेड है कि वहाँ जो है वैसे व्यक्ति को जिसके बचने की, जैसे अरुणा शानबाग का ही केस ले लीजिए, वो बेचारी महिला, ये मान के चलिए कि 1978 या 76 का वो केस है जहाँ तक मैं ध्यान आ रहा है, और वो तब से बेड पर जो है कोमा की अवस्था में रही कई सालों तक, ठीक है ना। तो अरुणा शानबाग के लिए उसकी मित्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि ये बेचारी अब बचना तो इसको है नहीं, और इसका जीवन जो है वो मृत्यु से भी बदतर अवस्था में है, तो इसको यूथेनेशिया अलाउ कर दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनकार कर दिया था, फिर दोबारा उन्हें बाद में फिर परस्यू किया गया कि सर बहुत स्थिति खराब है उसकी। तो वैसी अवस्था में एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, दो प्रकार के यूथेनेशिया होते हैं। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब तो ये है कि आपने उस व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए, मान लीजिए उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, मतलब उसको मृत्यु उसकी आपने त्वरित कर दी, है ना, या कोई और साधन से उसको ऐसा कुछ दिया कि जिसकी डेथ हो जाए। लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मना कर दिया। पैसिव यूथेनेशिया ये होता है कि जो जीवन रक्षक प्रणाली उसको लगाई हुई थी उनको हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी कि इसको हटा दीजिए आप, और ये फिर जब इसकी जीवन रक्षक जो प्रणालियां हैं वो हट जाएगी तो इसकी डेथ जो है वो पैसिव यूथेनेशिया से हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यूथेनेशिया वर्ड आप लोगों के लिए नया है, जैसे संदीप जी ने पूछा कि सर मुझे नहीं पता, तो हो सकता है क्लास के और साथी समझते हों। तो एक्चुअली मैं उत्तराखंड का, मेरा एचजीएस का पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था उत्तराखंड में 2011 में, तो प्रीलिम्स में दूसरा ही सवाल था यूथेनेशिया पे, और मुझे भी तब यूथेनेशिया का पता नहीं था। तो यूथेनेशिया के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज यूथेनेशिया, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो उसमें ऑप्शन एक तो यही था दया मृत्यु, और एक उसमें ऑप्शन था कि यूरोप की कोई कंट्री का नाम है यूथेनेशिया। तो मैंने जो है वहाँ, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन उस टाइम जो है अपना जो तर्क शक्ति भी आपकी एग्ज़ाम माहौल में काम करती है ना, तो वहाँ एक बार तो मुझे समझ आया कि यूथेनेशिया हो सकता है कि यूरोप में कोई कंट्री, जैसे भी ऐसे नाम होते हैं ना कंट्रियों के, क्रोएशिया फलाना ढिमकाना, तो इस टाइप का। तो एक बार तो मैं उधर को चला, मैंने कहा ये शायद कोई कंट्री है उधर की, लेकिन फिर तर्क शक्ति से काम करते हुए, मतलब मैंने वो तुक्का मारा था लेकिन तीर बन गया था, वो सही जवाब दे के आया था मैं उसका, कि भाई ये जो है दया मृत्यु से इसका मतलब है, यूथेनेशिया से। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर, वो एक मूवी है ना गुजारिश, अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ऋतिक रोशन के साथ होता है, वो पैरालाइज होता है ना, तो वो यूथेनेशिया के लिए वो करता है डिमांड। अच्छा अच्छा, मैंने देखी नहीं है, मैं उसे ज़रूर देखूंगा अगर ऐसी कोई मूवी है। गुजारिश, जी सर है, हाँ तो वो गुजारिश है। हाँ नाम से लग रहा है कि वो बेचारा मौत की गुजारिश कर रहा है ना जी। तो ज्ञानकोर वाला मामला समझ आ गया ना आपको? 309 समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को भाई? ये इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी को अपना मतलब कोई बहुत ज्यादा बीमार है काफी लंबे समय से, जी 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 सर कोई काफी लंबे समय से बीमार है जी जी, और वो मतलब अब मतलब जीना भी नहीं चाहता एक समय के बाद, नहीं तो वो अपना उसकी ट्रीटमेंट लेना बंद कर सकता उसकी है, उसकी उसकी वो है उसकी ना सर? चाहत, उसको वैसे इंजेक्शन देके या कुछ और वो हाँ हाँ, नहीं नहीं वो जो व्यक्ति है ना वो तो खुद सोचने समझने की अवस्था में ही नहीं है, जैसे अरुणा शानबाग थी वैसी अवस्था के लिए है वो यूथनेशिया, है ना भाई। कोई होशो हवास में है और अपन, हाँ दैट इज द डिफरेंट मैटर भाई। वो मान लीजिए कोई इलाज करा रहा है, अपना इलाज कराना बंद कर देता है ना, तो वो यूथनेशिया कहाँ है? यूथनेशिया का मतलब तो जो है कि थर्ड पर्सन के द्वारा आपको यूथनेशिया प्रोवाइड कराया जाए। आप जब तक स्वयं सक्षम है इस मामले में अपने निर्णय लेने, वहाँ जो बेड पर व्यक्ति है वो अपने निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है, यूथनेशिया वहाँ लागू होता है। ओके सर एक क्वेश्चन था जी शबनम जी।
सर क्वेश्चन ये था सर, अरुणा शानबाग को सर उनके साथ दुर्घटना क्या हुई थी सर? देखिए, अरुणा शानबाग जो थी वो एक नर्स थी बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में, है ना। और बॉम्बे के हॉस्पिटल में वो नर्स के दौरान जो है वहाँ वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका स्टोर कीपर था एक बंदा। तो स्टोर कीपर को उसने कहीं चोरी चारी करते कुरते पकड़ लिया होगा, धमकाया होगा या कुछ हुआ होगा। तो स्टोर कीपर जो है अरुणा शानबाग से मतलब रंजिश रखने लगा इस बात से। तो बहुत अच्छी नर्स थी और उसकी शादी भी एक डॉक्टर साहब से ही वहाँ तय हो चुकी थी। उसी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर साहब से जो है शादी का प्रस्ताव भी चल रहा था उसका। तो इसी दौरान वो अरुणा शानबाग ना उस स्टोर कीपर को कहीं हॉस्पिटल के सुनसान एरिया में फंस गई। तो उसने जो है उसके साथ रेप किया, ठीक है ना। तो रेप करने के लिए उसने जो उसको अपने काबू में किया ना, तो उसके गले पे उसने एक लोहे की चेन से उसको गर्दन पे प्रेशर बना दिया उसका। तो वो प्रेशर से इतना हुआ कि उसका दम तो नहीं घुटा, वो मतलब मृत्यु तो नहीं हुई उसकी, लेकिन उसकी जो हमारे माइंड को सप्लाई करने, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो सब गर्दन से ही आता है। तो वो सप्लाई वाली उसकी नसें डैमेज हो गई और उसके माइंड को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो हमारे माइंड को चाहिए होती है वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और वो कोमा की अवस्था में चली गई। और वो कोमा की अवस्था में ये मान के चलिए कि 24 साल लगभग वो, और 34-35 साल तक वो लेडी बेड पे रही उस हॉस्पिटल में। जो है एक बेड उसी के लिए आरक्षित रहा और वो बस ना जीने में रही ना मरने में रही। अभी पीछे उसको पैसिव यूथेनेशिया से ही जब उसको मुक्ति मिली, फिर उसके बाद वो जो बंदा है वो उसको 7 साल की सज़ा हुई थी, वो 7 साल की सज़ा काट के अपना जीवन जी रहा है। तो पीछे भी जब उसकी डेथ हुई तो दोबारा फिर एक बार को मीडिया ने उठाया कि भाई अब उसको हत्या के लिए दंडित किया जाए, है ना, क्योंकि अब उसकी मौत हो गई। तो ये वाला मसला भी उठा बीच में। तो ये बेचारी के साथ, उसके अरुणा शानबाग के साथ ये दुर्घटना हुई थी, जो कि बड़ी दर्दनाक, मतलब ये मन को चलिए कि उसने जो अपना जीवन जिया है वो मृत्यु से भी बदतर जिया है, ठीक है ना। यस सर, यस सर, ठीक है सर। समझ गए भाई अरुणा शानबाग का केस। तो अब आ जाइए आप धारा 310 और 311। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगला जो हम ये मिसकैरेज वाला जो मामला है ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो 310 ठग एक शब्द है जो कि आम बोलचाल में ठग बहुत बार यूज किया जाता है और आप सुनते भी होंगे, है ना। और हम ठग उसको बोलते हैं जो कहीं पैसे का गड़बड़ करता है ना, किसी से धोखाधड़ी करता है तो उसको बोल देते हैं बहुत बड़ा ठग है वो, तो है ना। लेकिन जो ठग की परिभाषा 310 में है वो आपको बिल्कुल आपकी जो ठग के विषय में जो आपकी परिकल्पनाएं हैं ना जो बनी हुई हैं उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगी वो आपको। ठग के बारे में 310 कह रही है, हुएवर एट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल हैव बीन हैबिचुअली एसोसिएटेड विद एनी अदर और अदर्स for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with murder is a ठग। ये कह रहा है जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्तः संयुक्त रहता है वह ठग है। ठीक है जी, क्या समझ आया ठग के लिए? इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के से अभ्यस्तः संयुक्त रहता है वह ठग है। अभी बहुत कुछ दिनों पहले ना बच्चा चोरी का भी एक मसला चल रहा था सोसाइटी में, आपने सुना होगा कि यहाँ बच्चे उठाने वाले आ गए, वहाँ आ गए। तो ये धारा अगर इस टाइप का कोई गैंग पकड़ा जाता है तो वहाँ ये धारा, चूँकि वो शिशुओं की चोरी वाला मामला आ जाता है ना, तो तब ये धारा अपना एक्शन में आती है। या कोई हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट करता है, किसी को मार के लूट लिया, तब ये धारा 310 अप्लाई की जा सकती है। इज दैट क्लियर?
आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। हाँ। और 311 में पनिशमेंट है इसका, ये कह रहा है हुएवर इज ठग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये कह रहा है जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए इसमें और कोई सज़ा आजीवन कारावास के अलावा बताई नहीं है, डायरेक्ट आजीवन कारावास ही है। आपने कई जगह पढ़ा होगा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर कोई ठगी के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है और प्रोसिक्यूशन साबित कर देता है कि ये ठग है, तो उसके लिए केवल किताब में एक ही सज़ा है और वो है LI बोले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। तो जी ये इसमें एक आया है कि पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट, मतलब अगर मार के लूट लिया तब तो हत्या सहित लूट होगी सर। लेकिन ये जो हत्या द्वारा है इसका क्या अर्थ है, किसी समय हत्या द्वारा? देखिए whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with murder is a ठग। देखिए हत्या द्वारा या हत्या सहित लगभग दोनों शब्दों का मीनिंग सेम ही है। इंग्लिश वर्जन में कुछ अलग अलग इसका दर्शन हुआ नहीं। केवल अगर आप हत्या द्वारा या हत्या सहित कह रहे हैं तो मामला समझाने के लिए उन्होंने और समझाने के लिए बता दिया कि हत्या द्वारा या हत्या सहित। भाई हत्या द्वारा करोगे तो हत्या का मतलब है आप मारोगे लूटोगे, और हत्या सहित लूट करोगे तो लगभग मायने दोनों का सेम ही निकल रहा है, कोई डिफरेंस मीनिंग यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। और जो इंग्लिश वर्जन है उसमें भी कुछ डिफरेंस अलग से है नहीं, सेम ही चीज़ है। सिर्फ ये कह रहा है हत्या द्वारा या हत्या सहित, तो दोनों का मीनिंग जो है लगभग अगर हम अपना जो सामान्य बुद्धि लगाए तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही आ रहा है भाई, ठीक है ना। फिर भी अगर इसका कुछ अलग मीनिंग निकलता होगा तो आई विल चेक। ओके। यस, शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए। शिशु की चोरी का मतलब आप तो बच्चा चोरी गैंग, आप मैंने बताया आपको कि जो बच्चों को चुराते हैं, बच्चों को चुराने वाले गैंग अभी पीछे बहुत इसके बारे में चल रहा था ना सोसाइटी में, यहाँ बच्चा चुराने वाले पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए, बहुत जगह घटनाएं सुनी होगी आपने। अभी पीछे महीना 2 महीने पहले की तो बात है, इस तरह बहुत एक्टिव रहा था, बहुत सारी वीडियोस भी आई। हाँ वीडियोस भी आई उसमें, है ना, बहुत सारे मसले थे। तो चलिए आज की क्लास का समापन इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तो सभी के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, शब्बा खैर, ओके, नमस्कार।